हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का वन शॉट सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की चल रही है। और इसके साथ ही कई बच्चों का ये कहना था कि जो फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसकी एक सीरीज सर ले आइए जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी के तहत मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। ये जो मैंने बनाई है ये काफी ध्यान, काफी रिसर्च और काफी ऐसी बनाई है कि आपका बहुत सारा काम इसमें आपका बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इस सीरीज को, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही हार्डवर्क करूंगा और आप अपने लिए भी करेंगे, ये सीरीज आप पसंद करेंगे और आप अपना प्यार मुझे देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए हुए। अच्छा, एक वादा आपसे चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक बात कि अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल हो, एक्सप्लेनेशन स्मूथ हो, क्लियर हो, इजी हो, तो आप कम से कम अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट और अरविंद सर को मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन और ज्यादा और बेहतर सपोर्ट करने के लिए। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये एक होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं जा रहा होगा। जरूर करिए, पॉजिटिविटी फैलेगी, हम और आप दोनों खुश रहेंगे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा, चैप्टर 1 का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और पीवाईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में, जिससे कोई भी काम छूटे नहीं। कुछ बच्चे ही चाहेंगे कि जो मैं यहां पे कर रहा हूं या सॉल्व करूंगा, इसका पीडीएफ उनको मिल जाए। ये अक्सर आप कहते रहते हैं, तो ये पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। कहां पर मिलेगा आपको? अरविंद एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर जैसे जैसे वीडियो आपको मिलते जाएंगे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, आप अपने रेफरेंस के लिए, पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक आता है अरविंद एकेडमी ऐप। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस का मैंने यहां पे एक कोर्स बना दिया है। इसके साथ साथ अगर वो क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं जो अरविंद एकेडमी ऐप में दिए गए हैं, तो आप समझ लीजिए आपका काम बन गया है। बहुत बढ़िया काम बन गया है, मतलब काफी ज्यादा ध्यान से बनाया गया है। तो आप चाहें तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इन कोर्सेज को, सुटेबल कोर्सेज को देख के ले सकते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात को आगे ले जाएंगे, पढ़ाई पे आएंगे। पढ़ाई कराते वक्त जैसा आप जानते रहे हैं, मैं बीच में कोई फालतू टॉक्स नहीं करता, प्योर टीचिंग करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो 2022 में आया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको। और ये यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में गलती होने की बहुत बड़ी संभावना है। क्या गलती है अभी मैं दिखाऊंगा और आपको मजा आएगा कि अरे यार ये तो मैं गलत कर देता। देखिए, देखते हैं हम लोग। तो लिखा है निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स। एक्स एक यहां कहीं बना देता हूं, एक्स है और ये निगेटिवली चार्ज है, इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है भाई, ठीक है। इज रिपल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वाई। अब ये रिपल कर रहा है, यानी वाई से अगर रिपल्शन है, धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये दूर कर रहा है, तो लाइक चार्जेस ही रिपल करते हैं, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो रिपल्शन होगा। बहुत सुंदर बात हो गई। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y, एक और ऑब्जेक्ट है Z जो इस Y की तरफ अट्रैक्शन में है। दिस इज अट्रैक्शन। देखिएगा क्या गलती आप कर सकते हैं, और ये रिपल्शन था। अब क्या कह रहा है, अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। अब यहां पर ये अट्रैक्शन है, तो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ही हलवा सवाल है, अगर ये माइनस है और ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये प्लस हो जाना चाहिए। भाई कोई गलत बात थोड़ी आप कह रहे हो, प्लस हो जाना चाहिए। और इसके हिसाब से मेरा आंसर, मतलब बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए, इसमें ढूंढ लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज। आप कह देंगे सर इसका आंसर ए होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देंगे ना। और जैसे ही आप कहेंगे इसका आंसर ए है, वैसे ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर ऑप्शन आपने ए लगाया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा? इसके पॉसिबिलिटी इसकी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉजिटिव चार्ज रखे या ये खुद में न्यूट्रल हो। अब आप सोचेंगे अरे न्यूट्रल को निगेटिव वाला कैसे अट्रैक्ट कर लेता है? ये कहां होता है सर? होता है, आपने पढ़ा भी है, भूल गए हैं आप याद कीजिए इंडक्शन की कहानी में चैप्टर 1 में ही आपको एक एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूं। ड्राई कॉम्ब से कंघा जो होता है, ये मान लीजिए कंघा है, आपने पढ़ा होगा ड्राई कॉम्ब, इसे आप अपने सूखे बालों में रगड़ लें और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ये खींच लेता है अपनी तरफ। तो सोचिए, मान लीजिए इसको आपने अपने बालों में रगड़ा है, सपोज मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज आ गया है, लेकिन ये जो कागज का टुकड़ा है ये तो अनचार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, ये थोड़ी चार्ज है जो खींच लेगा, फिर भी खींच ले रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस सिरे पर पोलराइजेशन के तहत निगेटिव और यहां पॉजिटिव को दूर कर दिया। तो है तो ये इस समय न्यूट्रल कागज का टुकड़ा, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव एक तरफ और निगेटिव एक तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से ये इसको खींच लेता है। तो आखिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं, और इसी वजह से Z का जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो होगा आंसर सी, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर वो न्यूट्रल हो। तो इस बात को मैंने देखिए मैं पूरा समझा के बता रहा हूं, जैसे केवल क्वेश्चन भड़बड़ क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें एकदम बढ़िया से सीख लेना है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज बात को पकड़ लिए होंगे। अब मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ बच्चे तो ले सकते हैं। तो ये मैं हट गया, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सूट करे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये अगला क्वेश्चन, ये भी 2022 का है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are sprayed into a chamber and became charged with charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the three spheres came in contact with simultaneously for a moment. अब ये तीनों ने क्या किया ना, एक साथ टच कर गए हैं। एक पे था प्लस 3e, एक पे था प्लस 5e और एक पे था माइनस 3e, जैसा कि क्वेश्चन में बोले हैं लोग, साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। उसके बाद तीनों ये बॉलें अलग अलग हो गई हैं। हमको नहीं पता तीनों एक जैसी ही अलग हैं, इससे क्या मतलब, बोला नहीं है, अलग हो गई। अब क्या रहे हैं, ऑल द थ्री got separated, which one of the following are possible values for the final charge on the sphere? यहां पे चार्जेस की फाइनल वैल्यूज क्या होगी ये बताना है। तो आप इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा ना करें, हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि कुछ भी हो जाए चार्ज तो कंजर्व ही रहने वाले हैं। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमारा शुरू में नेट चार्ज क्या था, अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, प्लस 3e प्लस 5e और माइनस 3e, जो कि आ रहा है 5e के पॉजिटिव के बराबर। यानी यहां पर भी तीनों को जोड़ा जाए, अगर हम लोग इनिशियली था, ये फाइनल है, तो भी हमारी वैल्यू प्लस 5e के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किसमें हमारी प्लस 5e वैल्यू आ रही है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 5 10 माइनस ये नहीं हो रही है, इसका अंतर प्लस 6e आ रहा है, जोड़ पाते हैं हम लोग। 12 में से 7 गए, ये 5, अरे वाह ये तो मिल रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, क्योंकि बी में आपने इन तीनों को जोड़ा तो 6 6 12, 12 में से 7 गए, 5 प्लस 5e। ओके, इसमें आ जाओ तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता सी वाला, क्योंकि चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q इजिकल टू NE, तो 3.5 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 5.5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। खैर यहां पे आते हैं तो 7 और 5 12 में से 8 गए, प्लस का 4e नहीं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आप समझ पाए होंगे इसमें लॉजिक क्या लगाया है। हटता हूं,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आइए, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया है, एक कदम और चलते, ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम सरलतम स्तर पर है आपकी, हम लोगों की बोलचाल की भाषा के में। तो अगला क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स, 1 कूलम चार्ज है और उसको इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे 1 कूलम का चार्ज दिए हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन इस पे देंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेके आता है। तो कितना आप चार्ज दे रहे हैं, Q = Ne से, तो 5 × 10⁸ और 1.6 × 10⁻⁻19, तो 16 × 5 = 80, यानी -0.8 कूलम का चार्ज हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था यहां पर। नेट चार्ज क्या रहा, नेट चार्ज इसके ऊपर, इसको मैं Q1 कह देता हूं और इसको मैं अभी कह देता हूं Q2, ये Q1 है, तो Q क्या हो गया, Q1 + Q2, तो Q1 है, Q2 है, ये है -0.8 कूलम और ये 1 कूलम, तो प्लस का 0.2 कूलम चार्ज, नेट चार्ज रह गया, जिसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो आंसर इज डी। कैसे किया देखे हैं, यही सब ऐसे ही सवाल देखिए सब आए हुए हैं एग्जाम में और आएंगे भी, बस आप प्यार से इसको समझ जाइए। हटता हूं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और बिना समय गंवाए अगले क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुतिकरण, खैर चलिए प्रस्तुत किया जाए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, उम्मीद है दिख रही होगी। यहां पर देखिए +Q यहां रखें, पिताश्री ये हमारे, और -Q यहां है और यहां पर Q0 है, बना दिख रहा होगा शायद, फिर भी लिख देता हूं, Q0 यहां, ये और बीच का डिस्टेंस दोनों का AA, बढ़िया। The magnitude of the net force on the charge Q0 at point O। अच्छा भाई, अब यहां पर देखिए इस पे जो फोर्स कौन सा लगेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्शन का फोर्स इस तरफ। ध्यान देना, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, बहुत शानदार तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन देख पाएंगे, बार बार कलर बदलने में असुविधा बहुत होगी। खैर मैं समझाने के लिए इसमें तो बदल ही लेता हूं, आगे देखा जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, अब ये चमकेगा, और एक ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन अट्रैक्शन। तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और क्योंकि दोनों Q1 Q2 की वैल्यू दोनों में सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर ये फोर्स F है तो ये भी फोर्स F होने वाला है, क्योंकि कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, K मतलब 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर Q1 Q2 की वैल्यू भी सेम हो जाए, R की वैल्यू भी सेम हो जाए, तो F भी सेम हो जाएगा। यही कांड यहां हो गया है, Q1 × Q0। भाई F की वैल्यू अगर निकाले तो मैं F की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, F = K यानी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही कहानी इसके लिए, तो मैं दोबारा F नहीं लिख रहा हूं, उतने समझदार आप हैं। अगर इसको आप नोटिफाई करना चाहें तो फोर्स 1 फोर्स 2 भी कह सकते हैं, मैं वो नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, MCQ है शायद, तो खुद ही पता चल जाता है ये फोर्स है तो ये फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेस का नेट जब निकालोगे, ये दोनों कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो F नेट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, F² + F², क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, FA² + FB²। अगर एक को FA बोल दूं और एक को FB बोल दूं जो कि F के बराबर ही है, तो ऐसे लिख दीजिए जिससे ज्यादा समझ में आए।
फिर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ रूट 2। आप इतना तो कर ही लेते हैं, और एफ की वैल्यू ठोंक दो यहां से, यानी के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2। ये आंसर हो गया। और इसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा जी। तो ऑप्शन के नाम पर सी ऑप्शन आ जाता है, तो आंसर इज सी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट करिए, अगला सवाल करेंगे, तो जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाएं या जो भी प्रोसेस यूज करते हैं उसको यूज कर पाएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुद्धि को सवाल करने के तरीके में एक जबरदस्त तब्दीली लेके आएंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y Z, ये हैं देखिए W X Y और Z, बहुत बढ़िया। ईच विथ चार्ज प्लस Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D। तो ये D का स्क्वायर है, यहां पर चार्ज कितना है, प्लस Q चार्ज है। हर जगह मैं प्लस क्यू लिख देता हूं, बाकी देखूंगा अभी आगे ये क्या चाहते हैं हम लोगों से। ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई कहां है, ये x है और z है, ये z है। ठीक है। ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब ये जो है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 यहां से यहां तक का, और ऐसे ही d/2 इधर और ऐसे ही d/2 इधर। ज्यादा लिख नहीं रहे, नहीं कचर पचर हो जाएगा। ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F। W जो X पे फोर्स लगाता है, ये भाईजान X पे जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसकी वैल्यू F है। तो ये फोर्स कितना होगा ये देख लेते हैं पहले तो दोस्तों। F इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो दोनों Q है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह d/2 है, तो ये हो गया d/2 का होल स्क्वायर, यानी 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये F की वैल्यू है, ये गिवन है, गिवन ही लिख देते हैं। ठीक। आगे फाइंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। अब ये W एंड W, तो ये W साहब Z पे कितना फोर्स लगाएंगे ये हमको निकालने का है। हम और आप समझ गए हैं, कोई दम नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस पता करना है हमको। अब ये d/2 है और ये d है, हम जानते ही हैं, पाइथागोरस से निकाल पाएंगे ना। तो ये पाइथागोरस से इस डिस्टेंस को मैं अगर r लिख दूं, तो r क्या हो जाएगा, √d स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, बराबर है। बहुत सरल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4, यानी 4 1 5 √5 अपॉन 2d, ये वैल्यू आपकी आ गई, √5 अपॉन 2d। अब यहां पर इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, F W एंड Z, यानी फोर्स WZ वाला, तो K Q1 Q2 जो कि Q स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, D का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 4 तो ऊपर चला गया, और K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और √5 का आ जाएगा 5। अब देखिए इतनी वैल्यू को पहचानिए कि इतनी वैल्यू कौन सी है, तो इतनी वैल्यू F है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1/5F, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बस बहुत ही आराम से, तो प्यार से सवाल समझेंगे, शांति से सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे, सवाल सॉल्व होना तय है। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम लोग अगला कदम बढ़ाएंगे अगले सवाल की तरफ। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा या जो भी प्रोसेस चाहते हैं वो कर लिया होगा। अगला सवाल, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 मीटर अपार्ट इन एयर। इन दोनों को 2 मीटर अपार्ट में रख देता हूं। ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन
is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कोई भागे दौड़े ना, जहां है वहीं रहे. अब कैपिटल क्यू का फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ कैपिटल क्यू. अब देखिए मजेदार बात, मैं कलर चेंज कर लूं पहले तो थोड़ा मजा आएगा. अगर कोई मान लीजिए यहां कोई एक क्यू चार्ज आप रखने की इच्छा जताते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम भी दे देते हैं, इसको कह देते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, ऐसे लगा देते हैं जैसे आपको दिखाई पड़े बढ़िया, और इसका नाम दे देते हैं 3 नंबर. ठीक. अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो तो ये फोर्स लगाएगा इस पे इधर, जिसे आप लिखते हैं F, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. ये लगाएगा पॉजिटिव की वजह से एक फोर्स इधर, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम रह जाएगा. लेकिन अगर आप इसकी चर्चा करें, इस स्मॉल क्यूब पे फोर्स लगने वाले की, तो क्या होगा? यहां पर ये जो फोर्स लगाएगा ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 उसका डायरेक्शन इधर, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसका डायरेक्शन भी इधर, दोनों का डायरेक्शन एक की तरफ है, तो स्मॉल क्यू वाला भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है. देख पा रहे हैं? हमें तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है. तो हमेशा ये याद कर लीजिए कि ऐसी सिचुएशंस में अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये वाला चार्ज निगेटिव होगा, और अगर ये दोनों निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी उल्टा होगा, तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, वरना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा. ये तो रुक रहा है लेकिन ये भाग जाएगा, ये भागेगा तो ये भी भागेगा, फिर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पाया. आप देख पाए ना? ध्यान से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा. बार बार मैं रिपीट करूंगा तो बोरियत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, कुछ हो सकता है दोबारा सुनने की इच्छा रखते हो, तो रिपीट करिए फिर सुन लीजिए. समझ गए? अब मैं इन एरोज को हटा रहा हूं, जैसे भसड़ कम दिखे इसके अंदर. अब निगेटिव चार्ज रख के सूचना लेने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं हटाता हूं, और हटा पाऊंगा कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम. देखिए नीचे वाला भी साफ हो गया है ना? तो मुझे ये ऐसे लाइन बना लेनी चाहिए, और क्यू कहीं रखा था हम लोगों ने, जिसे तीसरे नंबर का चार्ज पकड़ा था. अब अगर ये निगेटिव चार्ज है, देखिए तो ये अगर निगेटिव अज्यूम कर लिया है, तो ये प्लस निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर, और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, यानी इसके बैलेंस होने की संभावना है. अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल अपोजिट. इसकी चर्चा करते हैं, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और इस प्लस प्लस की वजह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी ये भी बैलेंस हो जाएगा. अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस दिख रहे हैं, बराबर ना? इसकी चर्चा करो अगर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 अट्रैक्शन का फोर्स है, और इधर प्लस की वजह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 ड्यू टू 1. तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा. ये भसड़ हमने इसीलिए मचाई कि आपको समझा सके. ध्यान क्या रखना है? अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए, सिस्टम के इक्विलिब्रियम, तो तीनों मूवेबल हैं यहां पर. कभी कभी ये दोनों मूवेबल नहीं रहते तो खूंटा गाड़ के गाड़ दिए जाते हैं, तब ये दिक्कत नहीं होगी अपने को. तो ऐसा मत समझना कि सवालों को ध्यान से पढ़ना. अगर ये मूव नहीं हो सकते तब तो आप इसको बैलेंस कर सकते थे, लेकिन यहां पे तीनों मूव हो सकते हैं, कहीं नहीं लिखा कि रुके हैं बाकी दोनों. तो ये दोनों प्लस, तो ये नेगेटिव. अब हमें ये समझ में आ गया है कि क्यू चार्ज मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, हम ये जान गए. अब इसको जहां रखा है हमने वहां ये डिस्टेंस ले लेते हैं x. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2 - x. 2 मीटर पूरी थी ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. चार्ज नेगेटिव क्यों है ये मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाने की चेष्टा की है. आगे चलते हैं, फोर्स लगा देते हैं इस पे. तो मैं फोर्स 3 1 और फोर्स 3 2 को, मैग्नीट्यूड को मैं बराबर कर देता हूं. ठीक है साहब? तो 1/4 के लिख देते हैं, के Q1 Q2 इन दोनों का Q भिड़ाओ अपॉन R², तो R का मतलब x²,
फिर k q1 q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बैलेंस कर दिया, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर आगे बढ़िए, ये पूरा पूरा उड़ गया ऊपर से, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हटाएंगे जब स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स। एक बार प्लस ले लीजिए तो x बराबर 2 माइनस एक्स, 2x हो गया तो x बराबर आ गया 1 मीटर। एक ये आंसर बनेगा। और दूसरा आंसर देखते हैं क्या हमारे लिए वैलिड है। तो -2 माइनस एक्स, यानी यहां पर x x कट ही जाएगा, तो ये कोई आंसर हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आंसर इज 1 मीटर। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है आंसर के तौर पर कि दैट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, जो कि कैपिटल क्यू लेके चले हैं, इज एट 1 मीटर फ्रॉम आइदर चार्ज क्यू। क्या मतलब, अगर वैसे तो 2 मीटर का था, 1 मीटर तो मिड पॉइंट हो गया है। ये क्या है आपका मिड पॉइंट। 2 मीटर डिस्टेंस था, 1 मीटर पे रख रहे हो तो किधर से भी 1 मीटर ले लो, कोई परेशानी नहीं है, मिड पॉइंट है। तो इसको देख लीजिए, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लिखना चाहिए। और आपको ये मैंने पूरा समझाया है, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, जिससे आप सीख पावें। और इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा, और मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। एक कदम अगले सवाल के लिए बच्चों बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, मैं ग्रीन कलर लेना पसंद कर रहा हूं। तो ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, बहुत अच्छी बात, एंड मास भी है 1.6 ग्राम, इज मूविंग with a velocity of 4 I cap meter per second, बहुत अच्छी बात। At t is equal to 0 the particle enters in a region having an electric field E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। Find the velocity of the particle at t is equal to 5 सेकेंड, वेलोसिटी 5 सेकेंड पे पकड़नी है। तो हम ये जानते हैं जो डाटा गिवन है, उसके पहले मैं जो चर्चा करना चाहता हूं कैसे सोचेंगे इस सवाल को। तो यहां पर देखिए, हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, जिससे हम 5 सेकंड पर इसकी v निकाल सकें। स्मॉल u हमको दे रखा है, विच इज 4i मीटर सेकेंड। u वेक्टर की बात करूं तो दिस इज 4i कैप मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दे रखा है। हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं बदलता हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट फोर्स भी लग रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हो जाएगी F इज इक्वल टू ma। यहां से अगर a निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम यहां फीड करेंगे और v निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहां मैं वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं। तो फोर्स क्या दिया है, क्या मास दिया है, और कहां गया भाई, अच्छा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE के बराबर। तो फोर्स दिया नहीं है, लेकिन फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, तो QE कर दीजिए। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। Q की वैल्यू रखते हैं 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, ये Q हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी 8I प्लस 60J। मास की बात करते हैं, ये ग्राम में है तो इसको केजी में कर दो, और ये रहा एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं करना है, इसको नीचे लाके सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, इसको डिवाइड कर दोगे इससे। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -3, 80I कैप प्लस 60J कैप।
ये हमारा ए आ गया। अगर आप ए को सॉल्व करेंगे तो बड़े प्रेम से आप सॉल्व कर इसी को मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप। ये हमारा क्या आया बेटा जी, ये एक्सेलेरेशन आया है। इसका इस्तेमाल यहां करने की इच्छा है जिससे काम बन जाए हमारा, तो कर लेते हैं ना। तो मैं इस वाले एक्सेलेरेशन को यहां पर इनपुट करने जा रहा हूं, पुट कर देंगे वैल्यू, कुछ करना थोड़ी है। तो v लिखा, u था 4i कैप, एक्सेलेरेशन थोड़ा सा लंबा सा होगा मतलब जो लिखा है, तो आप चाहें तो उसको सीधे 0.1i लिख सकते हैं, इतना ना लिखना पड़े, और यहां 0.05j लिख सकते हैं, और t का मतलब 5 सेकेंड। उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे, t बराबर 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़े प्रेम से देखिए सॉल्व हो गया। जो v की वैल्यू आई है वो आ जाएगी, देखिए मैं लिख दूं 4i कैप और 0.5i कैप और 75 इंटू 5 यानी 375 यानी 0.375j। तो v कितना हो गया, 4 और आधा i में i जुड़ जाता है, 4.5i कैप प्लस 0.375j कैप। ये आपका आंसर आ गया v। दिस इज योर आंसर कि t बराबर 5 सेकेंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना होगा। देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये सवाल आ रहे हैं, जो बच्चे नीट वीट की तैयारी करते हैं ना, उनमें भी ये सवाल ऐसे आते हैं और अच्छे सवाल गिने जाते हैं, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको हलवा लगेगा, क्योंकि है ही हलवा। बस शांति से एक टीचर चाहिए जो आपको शांतिपूर्वक प्रेम से बतावे और आप प्रेम पूर्वक सीख लें। खैर एनीवे, मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगले सवाल की चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने जो सवाल था वो हो गया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, और इसको करने का समझ गए होंगे, पॉज करें या क्या बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट लें। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखिए कितने आराम से सब सवाल होते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं ग्रीन कलर की चाहत में हूं। तो 2 point charges of +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। भाई रखना पड़ेगा। तो +1 माइक्रोकूलम और इसी से कुछ दूरी ले लो, कितना है, +4 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, बराबर। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम, इससे कितनी दूर हो, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये +1 माइक्रोकूलम से कितना दूर जावें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शून्य मिले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मिलने के लिए देखिए मैं आपको दिखाऊं, तो यहां कहीं मैं ले लेता हूं एक, और फिर देखते हैं, सपोज करते हैं कि ये कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 मिलेगा, और S का डिस्टेंस यहां से कितना है, x। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ कुछ निगेटिव भी आए तो इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे कि वैल्यू हमारी क्या बनते दिख रही है, क्या संभावना है। बहरहाल हमने यहां पर px मांग लिया है और इसको लेके सवाल को करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, ये प्लस की वजह से बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं 1 लिख देता हूं, इसको मैं 2 लिख देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का हो गया, और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का, दोनों प्लस है, अब ये बनाएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख दीजिए, Q1, इसको मैं 1 बोला हूं तो समझ जाएंगे, दिस इज Q1, दिस इज Q2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 30 माइनस x का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही रहने दिया है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है, क्योंकि बाकी क्वांटिटीज तो कट ही रही हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको कैसे हटाऊं, ऐसे
ये Q1 है, ये Q2 है। तो Q1 Q2 का एक ही यूनिट है कूलाम, रेशियो में बराबरी आ जाएगा। यानी अगर आप देखना चाहें तो Q1 की वैल्यू लिख देंगे 1, यहां लिख देंगे 4 और 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप रूट ले लीजिए दोनों तरफ। तो अगर आप रूट लेते हैं तो 1/x और दूसरी वैल्यू हो जाएगी क्या, प्लस माइनस 2/30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कट चुका है। ये तो प्लस वैल्यू लेके देखते हैं क्या इंतजाम होता है। तो 30 माइनस एक्स बराबर 2x, तो 3x बराबर 30, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर तो एकदम एक्सेप्टेबल है, यहां कोई परेशानी नहीं है। दूसरी की चर्चा करते हैं कि दूसरे भाई साहब क्या आएंगे, नेगेटिव ले ले। तो नेगेटिव लोगे तो 1/x बराबर माइनस 2/30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स बराबर माइनस 2x। तो यहां से वैल्यू देखिए, x इधर लो, 2 में से 1 गया और x बराबर माइनस 30। ये वैल्यू आप कर देंगे रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड की चर्चा हो, कलर को बदलना चाहूंगा, ये x बराबर माइनस 30 मतलब इस तरफ कह रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किधर होगा, E1, और E2 किधर होगा, वो भी इधर। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेंस नहीं बनाता है x बराबर माइनस 30, क्योंकि अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य चाहिए तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, अदरवाइज कैसे नलीफाई करेंगे। तो हमारी समझ में आ गया कि ये रिजेक्टेड होगा। आंसर केवल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 कूलाम चार्ज टूवर्ड्स +4 माइक्रो कूलाम चार्ज। यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा। तो आप इस बात को प्यार से समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने पेश करूंगा तुरंत। तो मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा। समझाने को तो मैं पूरी तौर पे समझा ही रहा हूं। मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर और अगले सवाल को आपके सामने लेके आता हूं। तो ये रहा बेटा जी अगला क्वेश्चन, MCQ साहब है, तो समझते हैं इनको। लिखा, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन। ये XY प्लेन के पैरेलल हैं। तो अगर मैं यहां पर अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है क्या, K की डायरेक्शन में है, तो मैं इसको X ले लेता हूं, इसको Y ले लेता हूं, इसको Z ले लेता हूं, एक्सिस बन गई। अब ये XY प्लेन नीचे वाला प्लेन होता है, इसी की पैरेलल एक शीट है एट Z बराबर A। तो Z बराबर A पर इसी की पैरेलल एक शीट ऐसे बनी हुई है, XY प्लेन के पैरेलल। बात समझ में आ गई होगी आपके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है CZ स्क्वायर K कैप। K कैप कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव Z एक्सिस पर है। ये K कैप का मतलब वही होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव Z एक्सिस। आप समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, आप जानते हैं जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, वो E डॉट एरिया वेक्टर होता है। मैं इसको DS लिख दूं या A लिख दूं, S लिख देता हूं, चलो E डॉट S, A लिख दें या DS लिख दें, कोई फर्क नहीं है, मुद्दा पकड़े रहना चाहिए आपको। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, तो एरिया वेक्टर के लिए जो S वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, साइड A थी तो A स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड। बात पकड़ में आई होगी। और क्योंकि ये जो शीट है इसका जो एरिया जो नॉर्मल वेक्टर है वो पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ होगा, तो लिख दोगे K कैप। इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये ना बना पाए तो आंसर भी नहीं बना पाएंगे। तो अब यहां पर फाई लिखिए, E की वैल्यू थी CZ स्क्वायर K कैप डॉट प्रोडक्ट A स्क्वायर K कैप। आप जानते हैं K डॉट K तो हो जाएगी वैल्यू 1, ये हो जाएगा CZ स्क्वायर A स्क्वायर।
अब अच्छा, यहां पर z बराबर a दे रखा है, तो पुट z बराबर a, पुट z बराबर a, यानी फाई की वैल्यू हो गई c a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी a की पावर 4 c, और ये आपका आंसर आ गया। और ऑप्शन के अनुसार a इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से सवालों को बना पाएंगे आप समझ पा रहे होंगे। मैं हटता हूं, नोट कीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बहुत प्यार से करते रहिए, आप अच्छे से कर पाएंगे, बस समझदारी का थोड़ा परिचय देना है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने लाता हूं, बहुत ही आसान और शांति से करेंगे हम लोग सवाल, जिससे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो ये सवाल आपके सामने आ गया है, जहां लिखा है डिफाइन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको आनी ही चाहिए। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, किसी भी कीमत पे ना भूलिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आप जानते तो हैं ही वैसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a surface normally is called electric flux। इसकी SI यूनिट भी पूछी थी, तो उसका कलर में बदल लेता हूं, और इसकी जो SI यूनिट होगी वो कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये तो पार्ट ए या 1 का जवाब हो गया। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल है, तो उसको भी करेंगे। तो कलर को कर लेते हैं, चलिए, वाइट। व्हाट इज द फ्लक्स, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में इधर ही लिख देता हूं, करूंगा किनारे से। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर इतना थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर when it is held normal to E। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा सरल हो गया। तो आप डेल्टा Z अभी निकाला था ना, एरिया वेक्टर निकालने की बात करें, S लिख दीजिए या डेल्टा S लिख दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में आ गया। ठीक है, 10 इंटू 10 होना चाहिए। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और साथ में आई कैप लिख देते हैं, ये इसके नॉर्मल है। तो E इज इक्वल टू द क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E। जब ये नॉर्मल टू E हेल्ड किया जाएगा, तो एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये देख रहे हैं, ये E किधर है, I की तरफ। ये अगर आपको मैं एक्स एक्सिस ऐसे बना दूं, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये जो प्लेन है ये इसके नॉर्मल है। तो ये जो प्लेन नॉर्मल होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर ही जाएगा। तो ये इधर हमने भेज दिया इसको। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी आएगी बेटा, 10, ये 10 की पावर -2 आ जाएगा आई कैप। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स हो गया E डॉट S। E कितना था, 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप डॉट प्रोडक्ट 10 की पावर -2 आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 1, यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। मैं हटता हूं, नोट करिए, बड़े प्रेम ये समझते रहिए, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा, एकदम मक्खन है। तो आप इसको नोट करें और अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो कलर को मैं ग्रीन की इच्छा है,
कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर दिस वन, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रखा कैसे है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ई डॉट एस होता है, या डी एस कुछ भी लिख दीजिए, ई एस कॉस थीटा. ये एरिया वेक्टर है. तो लिखा है इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन. अब इसका प्लेन अगर वाईजेड, देखिए यहां पर आपको दिखाऊं तो मैं x ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं, इसको z ले लेता हूं. ये x y z किधर भी लिए जा सकते हैं. एक दो शर्तें होनी चाहिए. ये तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, और जो वेक्टर का लॉ है x क्रॉस y करें, i क्रॉस j करें, i क्रॉस j करें तो k मिलना चाहिए. तो ये रूल फॉलो होना चाहिए. ये इस वक्त भी हो रहा है, और इस वाले सवाल में भी एक जगह और बनाया था, मैं इसलिए दिखाऊं जो लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं वो समझिए. एक्स वाई इधर बनाया है तो एक्स वाई करोगे तो ये जेड जा रहा है. ये भी ट्रू है, ये भी सही है. तो हमें जब भी कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं एक्स वाई जेड को ऑर्थोगोनल रखना है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर, और एक्स क्रॉस वाई करें तो जेड की डायरेक्शन में अंगूठा जाना चाहिए. बस बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहती है. तो इसलिए देखिए यहां पर मैंने इधर x लिखा. कोई बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो सोचेगा सर एक बार नीचे लेते हैं, एक बार ऊपर लेते हैं. अपनी सहूलियत के लिए कैसे भी ले सकते हैं, बस ध्यान इन दो बातों का रखना है आपको. खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई इधर की डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप लिखा, इससे पता कर पाए हम x की डायरेक्शन में. अब कह रहे हैं कि जो प्लेन है ये पैरेलल टू वाई जेड है. वाई जेड क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये प्लेन होता है वाई जेड. इसके पैरेलल है तो उसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा. इसका एरिया वेक्टर तो x की डायरेक्शन में रहेगा. तो इन फर्स्ट केस हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. समझ में आया कि इसका जो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर तो x की तरफ ही तो होगा, तो एंगल 0 हो गया. अब इसको आप बिना आई जेके के, सिंपल आई जेके के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. तो मैं इसको लिख के ही कर रहा हूं, अब तक किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको E बराबर 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन. ठीक है, और एरिया क्या रहा, जिसे मैं डेल्टा एस लिख देता हूं इस बार. मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे. तो ये तो मैग्नीट्यूड रहा, और आई कैप की ही डायरेक्शन में कहानी इसकी रही, क्योंकि कैसे पता था कि थीटा 0 था, हमने आपको समझाया यहां पर. अब यहां पर ई डॉट डेल्टा एस कर दीजिए आप, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए. आई कैप डॉट 10 इंटू 10 की पावर -4 आई कैप, है ना. अब इसको जो आई डॉट आई तो निपट गया भाई साहब. अब ये बचा, सब निपट गया, 3 ही बचा है. आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो पहले वाले का आंसर तो ये आ गया जो आप देख पा रहे हैं. अभी मैं मौका दूंगा स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट डाउन करने के लिए. दूसरा खिलाड़ी, कलर को बदल लेना उचित होगा, ये वाला कलर लेता हूं. नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री. तो नॉर्मल एंगल विद द एक्स एक्सिस, नॉर्मल जो है वो प्लेन के 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, नॉर्मल. तो थीटा 60 डिग्री ले लोगे. इन सेकंड केस मैं यहीं पे कर देने की इच्छा रख रहा हूं. हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री. तो जो फाई लोगे वो हो गया ई एस कॉस थीटा. तो ई की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10 की पावर 3. एस था, इसको चेंज किया था तो 10 इंटू 10 की पावर -4, और कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ. तो इसको निपटाओगे तो 3, ये 3 बच रहा था, 3 इंटू आधा, यानी 1.5
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आंसर नंबर 2 है। खेल खत्म। बस प्यार से ध्यान रखिए और ये सवाल को नोट कर लीजिए। तो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यानपूर्वक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए। पढ़ता हूं और देखता हूं क्या है। एमसीक्यू है। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा, जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो उस पर फोर्स और टॉर्क दोनों लगता है। देखिए, अगर हमारी कोर्स में यूनिफॉर्म फील्ड वाला ही खेल है, अगर मैं ये प्लस रखूं और ये माइनस, और अगर ये यूनिफॉर्म रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में F बराबर Q इंटू ई, और इस डायरेक्शन में अगेन F बराबर क्यू ई। दोनों फोर्स इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा। अब इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए ये टॉर्क बनाते हैं और इसको घुमाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक डायपोल आपने रखा और कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं जो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस समय इस पर जो फोर्स लगेगा F1 की वैल्यू Q इंटू E1 होगी और यहां पर Q इंटू E2 होगी। दोनों फोर्सेस चेंज हैं, यानी कि अगर सपोज करिए इन दोनों का जो वैल्यू है, इसका मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स निकला और इसका 8 न्यूटन का फोर्स निकला ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोज पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स, तो उस समय 10 में ये 8 और 8 मिलके टॉर्क बना लेंगे और 2 नेट बच जाएगा। भाई इसका 8 और 10 में से 8 निकाल दो, 8, तो 8 ने जोड़ा बना लिया, वो टॉर्क बनाएंगे, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, और जो 2 बचा 10 - 8 2, वो 2 इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी संभावना है कि ये अपना ऐसे मूव करेगा और आगे बढ़ेगा। और भी तरह तरह के मोशन हो सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस स्थिति में यानी कि क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है एंड टॉर्क बोथ। तो मैंने एलोबरेट कर दिया है, तो इसका आंसर है सी। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल करेंगे, इसको नोट कर लें आप। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल आपके सामने है और 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए बी, हमारे ख्याल से फिगर इसमें शायद मैडम ने निपटा दी है, तो वो फिगर मुझे बनानी होगी, आपके सामने बना दूंगा अभी। 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट P are kept at an angle of 120 degree to each other in an external electric field E pointing along the x-axis as shown in the figure। तो ये फिगर रह गई है, अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। Find the dipole moment of the arrangement and magnitude and direction of the net torque acting। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं और ये हॉट्स भी है। ये वही बच्चे पसंद करते हैं करना या कर पाते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे अच्छे से हो। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। पहले मैं एक्सेस खींच लेता हूं और यहां पर डायपोल दिखाने के लिए मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं। तो ए बी ए सी कैसा रखा हुआ, एक है यहां पर -Q बेटा, ये कलर बदला नहीं, और इसी के बराबर मैं यहां पर लिख देता हूं एक +Q। तो ये एक डायपोल हमारा ये हो गया, जिसे आप ए और बी कह देंगे। देख रहे हैं ये मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, ये डायपोल। दूसरा एक डायपोल इधर ऐसे है, इसे लिख देता हूं C और इसे लिख देता हूं D। ये दूसरा डायपोल है। इन दोनों डायपोलों के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री और ये एक्स एक्सेस है जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है।
और ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है। ये यहां पर आपको कुछ कहानी बनती हुई दिख रही होगी। तो दो डायपोल हमारे सामने हैं बेटा, एक डायपोल देखिए ये और एक डायपोल ये, और पूछ रहा है कि पहले पूछ रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट बताइए और फिर पूछ रहा है हमसे क्या, नेट टॉर्क। तो यहां पर अगर सेकंड वाला ना पूछा होता तो इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते, लेकिन सेकंड वाले का जो कहानी इसने पूछी है वो हम जानते हैं कि जब भी हम डायपोल निकालने जाएंगे वो डायपोल का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू P इंटू ई। तो जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये होगा तभी हम सेकंड वाले का जवाब दे पाएंगे। तो हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट, ये मैं यहां पर P नहीं लिख रहा हूं, इसको PN कर देता हूं। P तो यहां पर दिया है 1 का, आप सोचें कि वही P लेना है, इसका नेट डायपोल। तो नेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं। इस वाले की कहानी पहले समझते हैं AB की। तो A पार्ट कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल AB। ये जो AB का डायपोल कितना हो गया, जो दे रखा था P वेक्टर विच इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का माइनस से प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस की तरफ का डायरेक्शन है, ऐसे समझो ये डायरेक्शन माइनस से प्लस विच इज J कैप। बात पकड़ में आई होगी। अब इसी तरीके से डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल CD। तो CD का भी P था और इसको लिखोगे तो P मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। ये देखिए ये है ना, ये माइनस, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस। तो ये डायपोल मोमेंट एक्स वाई की तरफ है नहीं, तो ये अगर एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री। इसको हटाएं कैसे, 30, ये बाकी 90। तो यहां पर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायपोल मोमेंट है, इसके हम दो कंपोनेंट कर लें, इधर और इधर, और उसी कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दें। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट लिखते हैं तो ऐसे समझो कि दो कंपोनेंट से वो वेक्टर आया है या उस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर रहे हो, तो सीखना आसान हो जाता है। आप बात पकड़ पा रहे हो ना, जैसे दो कंपोनेंट हो, इसका वेक्टर निकाल है, दोनों परपेंडिकुलर अलग हो, या जैसे कोई वेक्टर ई होता है तो इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, ये आप जानते हो करना। इसी मित्रण से हम लिख देते हैं, यहां पर P लिखा मैग्नीट्यूड और x की डायरेक्शन में cos थीटा यानी cos 30 आ गया, तो मैं लिख दूंगा P cos 30 I कैप। ठीक, P था वेक्टर क्वांटिटी, P cos 30 और ये P sin 30। तो ये रहा दूसरा वाला P sin 30, और इस वाले का आप इधर ले रहे हो डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू प्लस J यानी माइनस J आ जाएगा। बात पकड़ाई ना, ये वेक्टर तो आप ऐसे ले रहे हो ना, इधर होता है तो प्लस J होता है, इधर होता है तो माइनस J होता है, इसलिए माइनस J लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। तो ये P हमारा कितना आ गया, P cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। साइन 30 होती आधी माइनस के साथ, तो माइनस हाफ PJ। तो ये दो वेक्टर आ गए हमारे, समझ में आया होगा कि AB था, एक CD था। अब इनका हमें नेट डायपोल चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर में तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो P नेट लिख देता हूं, कलर को बदलता हूं, मैं P वेक्टर क्वांटिटी नेट कर देता हूं। तो मैं P यहां चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसको AB लिख दो और इसको मैं CD लिख देता हूं। तो क्या बोलना चाहिए, PAB प्लस PCD। तो जोड़ मारिए, PJ प्लस P√32/I माइनस हाफ PJ।
अब देखिए आप आई तो इधर है नहीं, तो आई तो यही सिंपली लिखा जाएगा, तो P √3/2 और J को जोड़ोगे तो एक में से आधा घटाओगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा PJ। ये आपका वेक्टर आ गया, देखिए P नेट वेक्टर। अब अगर इसका जो है आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें या डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, तो वो कैसे निकालेंगे? तो P का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड A² + B² होता है, तो अंडर रूट करा, और P √3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ P का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू P² P तो बाहर ही आ जाएगा, ये बचेगा 3/2, 3/4 और ये 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/4 यानी 1, दैट इज P। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? P। अब डायरेक्शन की बात बती, पूरी बात ये एक अच्छा हॉट्स टाइप का सवाल है। तो tan इनवर्स अगर मैं थीटा लिख दूं कि किस डायरेक्शन में एंगल है, tan थीटा लिखना चाहिए, y/x, तो y कितना था? हाफ P, ये y है, ये x है, वेक्टर थोड़ा पड़ा होगा, √3/2 P, P से P कट गया, आधे से आधा कट गया, 1/√3। आप जान पाए कि tan थीटा की जो वैल्यू है 1/√3 है, तो यहां से थीटा कितना आ गया? थीटा = 30 डिग्री। कहां? फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये एक अच्छे सवालों में अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉर्क निकालना बचा हुआ है। ये क्या निकाला कि इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड P है और डायरेक्शन किधर है? 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। अभी सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर लूंगा तो आपको मौका दूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। खैर आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जहां पे टॉर्क निकालना है अपने को। मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, वरना जब आपको इसका वो दूंगा, क्या बोलते हैं, PDF, तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो टॉर्क फॉर टॉर्क, हम टॉर्क के लिए जानते हैं P×E, ये हमारा टॉर्क निकलेगा। और E की वैल्यू हम जान ही रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ था तो EJ और P जो हमने टोटल वैल्यू निकाली है, क्या बोलते हैं, P नेट, वो पीछे है वेक्टर क्वांटिटी, तो वो वहां से लेनी होगी, जिसे मैं भूल गया हूं, एक बार देखना पड़ेगा। P नेट ये P √3/2 और 1/2P, तो इसे लिखेंगे P √3/2 I और -P/2 J। मेरे ख्याल से ये प्लस में था, तो P नेट ये हमारे ख्याल से दुरुस्त लग रहा है, तो बराबर है। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो P×E में P √3/2 I प्लस P/2 J क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EJ। अब आप जानते हैं कि I का से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बात खत्म। यहां J×I आएगा, ये देखिए लिखा है ना P/2E और J×I, ये तो 0 हो जाएगा इसका वाला, इससे लिख ही दूं, यहां पर जगह है तो आपको भ्रम ना हो। √3 × E और I×I और प्लस P/2 × E J×I, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, दिस विल बी 0, क्योंकि I×I 0 होता है और J×I क्या होता है, -K, तो -P/2E और ये रहा K वेक्टर। क्या ये बराबर दुरुस्त लिखा हुआ है क्या? उम्मीद तो लगती है कि बिल्कुल ठीक है। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेना चाहेंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट, कहीं कुछ चीज़
-j, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है तो उसको देखना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट आ गया था, ये p√3p/2j, और इसका हमने क्रॉस ले लिया तो कोई गलती नज़र नहीं आती, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया p क्रॉस e, j क्रॉस i, तो j क्रॉस i हो जाएगा -k, और ये वैल्यू यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, pe/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा टॉर्क का, pe/2, और डायरेक्शन किधर है, -k की तरफ, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन जो कि -k कैप है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा अंदाजा पा रहे हैं, बहुत ही सहूलियत और शांति से मैं करा रहा हूं जिसे आप सीख पाएं। तो ये देखिए प्लेन ऑफ पेपर कैसे बताया, ये अगर आप x y ऐसे पकड़े हुए हैं, z, तो z होता है इधर वाला डायरेक्शन k कैप, माइनस है तो इसके पीछे वाला है, दिस इज -k कैप, इसलिए प्लेन ऑफ द पेपर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोला है। तो तेजी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको पहली तरफ ले जाता हूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और हॉट्स था जैसे मैंने बताया। वही बच्चे, जिन बच्चों को तकलीफ लगी हो इसमें, वो स्किप कर दीजिएगा, ज़बरदस्ती लोड लेने का कोई मतलब नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं वो उसको करके समझ लेंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नोट किया होगा। ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ तक आप पूरी बात को देख पाएंगे। फिर अगली स्लाइड आपके सामने लाता हूँ, स्क्रीनशॉट या जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं ये तो पूरी है, इसमें हटाने, सरकाने या खिसकाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आप नोट कर पाए। अगला सवाल लेते हैं हम लोग फटाफट। तो ये अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग बेटा, और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस थ्रू इन द फिगर शोन इन द फिगर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आप जानते ही हैं, गॉसेस थ्योरम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ, या थ्योरम, फाई की वैल्यू होती है क्यू नेट इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फाई कितना हो गया, नेट इनसाइड क्या मिला, Q2 माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान ये रखिएगा कि जो चार्ज सरफेस से बाहर होते हैं उनका फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता इस क्लोज सरफेस के तहत, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन वगैरह में आता रहता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगले सवाल पे आ गए बेटा हम लोग। अब यहां पर लिखा है क्वेश्चन, इसका डायग्राम शायद बनाना पड़ेगा। तो ए हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in the figure। तो यहाँ फिगर नहीं बनी है, हट गई झटके से, फिर मैं बनाता हूं आपके लिए फिगर। तो ये फिगर आ गई बेटा, और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है यहां, ये सिलेंडर है, एक्स था, ये इधर वाई है, ये इधर जेड है, ये ओरिजिन है। मेरे ख्याल से काफ़ी बातें लिखा दी गई हैं। और 1 मीटर ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इज 1 मीटर, ये कहानी। तो एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 आई कैप, और आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई है, एंड एक्स इन मीटर्स, और एक्स हमारा पर मीटर्स में दिया गया है। यहां पर प्रिंटिंग में ये बेटा इनटू ना होके ये एक्स है, ध्यान रखिएगा, 50x आई कैप एक्स इन मीटर्स, ठीक, वो एक इनटू लग रहा है, कट्टम लगा हुआ है जैसे। तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, अब सिलेंडर से कितना फ्लक्स जा रहा है ये निकालना है।
चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। ये क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम वाले ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, होते बड़े सरल हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 सरफेस मानते हैं हम लोग। एक तो ये पहला वाला ढक्कन सरफेस 1, पीछे वाला ढक्कन दूसरा, और ये कर्व्ड सरफेस इसको मानते हैं तीसरी सरफेस। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जब गॉसेस थ्योरम लगाओगे अभी नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स हमें पता है कि इनक्लोज सिलेंडर के अंदर E.ds लिखा जाता है गॉसेस थ्योरम के अनुसार। या ये गॉसेस थ्योरम की बात तो नहीं, ये तो जनरल बात है फ्लक्स की। तो यहां पर इनको हम 3, ये तो क्लोज सिलेंडर है, मैं इसको थोड़ी आपको क्लैरिटी देने के लिए एक डब्बा ले आता हूं, यहां रखा हुआ है, थोड़ा सा पोंछ लेता हूं, बड़ा धूल लगी है इसमें। तो ये इस तरह की कहानी गिर जाएगा ये। तो ये अगर ऐसे है तो यहां पर ये नंबर 1, नंबर 2 और ये इसका कर्व्ड सरफेस, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। आप देख पाए क्योंकि कैसे क्यों पता जा रही हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के तहत बदलेगा लेकिन डायरेक्शन वही है। ठीक, अब यहां पर देखिए कि इसका जब आप एरिया वेक्टर लेंगे इस वाले ढक्कन का, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं, यानी माइनस फ्लक्स मिलेगा cos 180 डिग्री। यहां पर आइए तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच में थीटा 0 है। यहां पर आइए तो सरफेस एरिया का वेक्टर ऊपर या कहीं भी लेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर, यानी हर जगह कर्व्ड सरफेस एरिया पर एंगल विल बी थीटा विल बी 90 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आया कि कर्व्ड सरफेस पे, जो कर्व्ड सरफेस से मैं लिखता हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 E.ds 2 E.ds प्लस 3 E.ds। आप समझ पाए होंगे, मैंने इसी फॉर्मूले को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, पहला ढक्कन के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से, तीसरे के हिसाब से। यहां पर ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा मैंने समझाया कि कर्व्ड सरफेस पर आपका एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन में, तो दोनों में थीटा 90 है, इसलिए ये पार्ट 0 है, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं बची। अब इस पार्ट में चलते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला है, तो विच इज 50 x आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई कैप को हटा देते हैं, एंगल लिख देंगे साथ में। तो मैं इंटीग्रेशन फर्स्ट लिख रहा हूं 50x, और एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिसको हम लोग मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -4, और कॉस, क्योंकि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक ये है एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। वैसे तो आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन वन शॉट है तो वैसे ही चलेंगे, जैसे आसानी पड़े आपको। फिर E2 में आ जाते हैं, इसमें भी 50x हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर तो वही है, बस बीच में एंगल कितना है cos 0, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर इधर चला गया और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों में एंगल कितना है 0। अब ये आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब cos 180 माइनस होता तो ये माइनस हो गया, और इनटू कर रहे थे तो कुछ चीज़ तो बती नहीं, पूरा क्लियरिटी है, 1 की जगह लिखा है ये, तो ये इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, पूरी सेम है। तो यहाँ पर मैं लिखे रहने देता हूँ इसको, और इसको सीधे वैल्यू लिखता हूँ 50x का मतलब है पहले वाले के लिए 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये रहा 1 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4। अगले में चले गए, तो अगले के लिए देखिए ये जो लेंथ थी 1 मीटर की, ये लेंथ है सिलेंडर का 1 मीटर, तो यहां जब पहुंचोगे तो ये x कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहां रखोगे 50 इंटू 2 x बराबर 2 और 25 इंटू 10 की पावर -4।
मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये रहा 50 इंटू 25, और 50 इंटू 25 यहाँ भी है, सीधे ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा 1250 इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ 25 यानी 100 इंटू यानी 2500 इंटू 10 की पावर -4। वैल्यू कितनी आ गई? 1250 घटाओगे, प्लस का 1250 बचेगा, इंटू 10 की पावर -4, और 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पहले वाले का आंसर आ गया है बेटा। और अभी सेकंड पार्ट भी करते हैं। ये ऐसे सवाल जो होते हैं, ये मैंने आराम से ठंडे दिमाग से प्यार से बता रहा हूं, आपको आने ही चाहिए, आते बहुत हैं। खैर आप समझ गए होंगे। एक सवाल और ऐसा होगा, अब लिखा है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। अब चार्ज इनक्लोज में हम लगा देंगे गॉसेस थ्योरम। दूसरी में हम जानते हैं बाई गॉस थ्योरम हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हमें मालूम है 0.125 Q निकालना है इनसाइड, और एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये Q की वैल्यू कितनी आ गई? 8.85 इंटू 0.125 इंटू 10 की पावर -12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं आपको जगह देता हूं नोट करने की, नोट कर लीजिए आप, और ऐसे ही क्वेश्चन होगा। तो और ये आना चाहिए आपको किसी भी कीमत पर, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर ऐसा एक सवाल और है जिससे कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इतना तो नोट कर ही चुके थे आप, ये यहां तक, जिससे कि सवाल पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां बराबर में जानकारियां देता रहता हूं आपको। ये अगला सवाल है, कुछ वैसे ही रूप रंग में है, तो इसको सॉल्व करने का इसमें भी फिगर लापता है शायद। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एक्स। क्या मतलब है बता रहा हूं। द वैल्यू ऑफ द फील्ड E बराबर 200 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और माइनस की वैल्यू आ जाती है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन 0 है। माइनस का मतलब उस डायरेक्शन में है, नेगेटिव है, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड 200 ही है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सेस। अच्छा, इस तरह की कहानी है। ये देखिए इस तरह से ये रखे हुए हैं महाराज, ऐसे सिलेंडर रखा है जहां पर सेंटर इसका यहां है, एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सेस है, और बाकी लेंथ वगैरह देखते हैं। वन फ्लैट फेस इज एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, यह एक्स की वैल्यू यहां से 10 सेंटीमीटर पर है, और ये x बराबर -10 सेंटीमीटर पर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की दे रखी है, क्योंकि ये x इज ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज x इज लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, निगेटिव x की डायरेक्शन, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, यूनिफॉर्म है साथ में। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमको निकालना है, तो हमें ये अभी हम सीख चुके हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं कि इन 3 सरफेसेस में जो कर्व सरफेस होती है उससे तो कोई फ्लक्स जाता नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में
हर सिचुएशन में नहीं, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या ऐसे है, कर्व वाले से हमेशा एंगल बनेगा 90, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया रहता है, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है इसमें, और यहां पर कर्व सरफेस एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों ही केसेस में क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो इसको अगर मैं तीसरा कर्व ले लूं, इसको मैं पहला ले लूं आसानी से समझाने के लिए, तो मैं यहां फ्लक्स की चर्चा करता हूं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, फिर आप तोड़ लेते हैं ऐसे इसको 1 ई डॉट डी एस प्लस 2 ई डॉट डी एस प्लस 3 ई डॉट डी एस, और ये तीसरे वाले में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि थीटा यहां पर 90 डिग्री है। अभी समझाया था तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। अब यहां बात करते हैं, देखिए इस पहली वाली सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ये दिया है, तो थीटा कितना हो गया बेटा यहां 0। यहां देखिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, फिर 0, दोनों में एंगल 0 आ रहा है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां मैं क्या लिखूं, E इंटू ए, ई कितना है 200, एरिया कितना है, इसका कुछ रेडियस शायद दिया था, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो इसका एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे एरिया के लिए, तो पाई 0.05 का स्क्वायर cos 0, अगला फिर 200 पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में cos 0 बन रहा है, वैल्यू डबल हो जाएगी वैल्यू, तो हम क्या लिख दें 2 इंटू 200 पाई और ये रहा आर का स्क्वायर। ठीक, अब ये आ गया आपका 400, इसका स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा, तो 0.25 इंटू पाई, क्या सही लिखा है? लिखा तो बिल्कुल 2540, सॉरी यहां पे पॉइंट डेसिमल जो है 0.25 है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू केवल पाई बचेगी, तो पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये पहले वाले का आंसर आ गया। उम्मीद है आप बात पकड़ पाए होंगे। नंबर 2 देखते हैं क्या था, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज वही गॉस लॉ लगा दीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, कैसे लिखा था 2, हमारे ख्याल से ऐसे लिखा था, तो बाई गॉस थ्योरम अगेन वही फ्लक्स की वैल्यू है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनसाइड का मतलब हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई है पाई, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 3.14 रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा 27.789 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये आंसर नंबर 2 है। इस तरीके से सवाल हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। मैं एक बार ऊपर से आपको दिखा देता हूं जिससे आपके लिए आसानी हो। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण दिखेंगे, तो इसको जरूर अच्छे से नोट करके रखिए। मेरे ख्याल से आप इस समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, यहां रोक देना चाहिए, और देखिए इसको कितने आराम से आप कर पाएंगे। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नजर आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब आसानी से होंगे, ठंडे दिमाग से करते रहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये डेफिनेशन तो बेटा हम लोग कर चुके हैं, तो ये वही डेफिनेशन थी, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। स्केलर है कि वेक्टर, तो आप जानते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं,
फाई की इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात करते हैं, ए पॉइंट चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसके सेंटर से ऐसे ऊपर, ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो इससे सेंटर से यहां पर है ये आपका क्या Q चार्ज। अब ये कह क्या रहा है कि यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इससे कितना हमारा फ्लक्स जा रहा होगा। तो कुछ इसकी कहानी देखिए, कुछ ऐसी है, मैं ड्रॉ करता हूं एक फिगर। ये देखिए क्या किया है, ये एक हम लोगों ने क्यूब बना लिया है। और इस क्यूब में ये जो पॉइंट था, मैं पॉइंट को हाईलाइट दूसरे कलर से करता हूं, इस सेंटर से, ये जो सेंटर है, इससे d/2 यानी यहां पर हमने चार्ज क्यू रखा है। तो आप देखिए, तो ये क्या हो गया, ये जो चार्ज, ये हाइपोथेटिकल क्यूब है। गॉसेस थ्योरम हम तभी पाते हैं जब कोई क्लोज सरफेस हो और ऊपर से सिमेट्रिकल हो, तो हमारा काम बनता है। तो हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई, ऊपर वाला सब कुछ डॉटेड है, ये सेंटर ऑफ द क्यूब है। इस समय ये सेंटर ऑफ द क्यूब है, और बाकी ये समझ रहे होंगे। अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा बाई गॉसेस लॉ, तो बाई गॉसेस थ्योरम, या गॉस थ्योरम लिख देता हूं, टोटल फ्लक्स हमारा निकलेगा Q/ε0। ये गॉस साहब बता गए हमको। अब क्या है कि क्योंकि ये सेंटर पर है, तो ऐसा समझिए कमरा है क्यूब का, और उसके सेंटर पर एक आपने बल्ब जला दिया है। तो बल्ब की रोशनी हर दीवार पर कितनी जाएगी, बराबर जाएगी, क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर पर है। इसी तरीके से इधर से जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो ये है, हर वाले दीवार से या बॉटम से कितना जाएगा फ्लक्स, छठा हिस्सा, क्योंकि 6 फेसेस हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस। एक क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, 1 2 बाकी 3 4 5 6। तो ये हमारा नेट फ्लक्स कितना रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिनरी सिचुएशन पालते हुए हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा कुछ कहानी कर रहे हैं ये बी पार्ट में। वो कहते क्या है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर। अब कह रहा है कि इसको d/2 की जगह d/2 और आगे बढ़ा दिया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अब ये सिचुएशन देखिए कैसी है। फिर ये क्यूब बना, फिर क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो हमने क्या किया, अगला जो क्यूब बना हमारा, जो कि ऐसे बना है, थोड़ा उससे पहले वाले से दुगना बड़ा क्यूब समझिएगा, बहुत अच्छा नहीं बना तो। और इसमें हमारी ये जो साइड है वो 2D हो चुकी है, और इसके सेंटर से हम कहां पर अब हैं, सेंटर लेने के लिए D पर। फिर भी तो सेंटर पर ही हैं हम। देखिए नई सिचुएशन में सेंटर से d/2 की जगह D, और सारे आर्म्स को या इसके स्क्वायर को 2D कर दिया है। फिर इमेजिनरी क्यूब इमेजिन कर लीजिए 2D एजेस का। तो अब इस समय फिर हमारे जो फ्लक्स होगा उसमें डायमेंशन से ये सेंटर पर है, टोटल फ्लक्स Q/ε0, Q net from one side, one surface, again Q/6ε0। तो there is no change पहले और अभी में। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इस चार्ज को यहां से खिसका दें, यहां ले आए, ये एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसे खिसका दीजिए, उस सिचुएशन में टोटल फ्लक्स तो नहीं बदलेगा, टोटल फ्लक्स तो नहीं बदलेगा, लेकिन पर साइड नहीं निकाल पाएंगे। पर साइड ये
Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। फिर इस कमरे में अगर बल्ब जो सेंटर पर था उसको किसी दीवार के पास ले जाते हैं तो उस समय जिसके पास ले जा रहे हैं वहां से ज्यादा फ्लक्स जाएगा, जिससे दूर जा रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिकली कम फ्लक्स हो जाएगा। टोटल तो वही रहेगा, रोशनी तो उतनी निकल रही है बल्ब से, टोटल फ्लक्स विल बी सेम, बट सभी सरफेसेस सेम फ्लक्स रिसीव नहीं कर रही होंगी, तो आप फिर डिवाइड करके नहीं निकाल पाएंगे। फिर वो जो कॉन्सेप्ट लगता है वो या तो कोई आपके ऐसा आएगा नहीं, फिर वो सॉलिड एंगल का खेल होता है जो कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसके, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ इससे काम हो जाएगा, बात पकड़ में आपको आई होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर कॉन्सेप्ट के तौर पर अगर खिसका दिया जाए तो टोटल फ्लक्स में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पर साइड्स में पर सरफेसेस से जाने वाला फ्लक्स डिफरेंट होगा। बात पकड़ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट पकड़ते रहिए। तो ये मैं नीचे करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये इसको साहब आप नोट कर लें, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे जिससे आप अच्छे से बात समझ सकें। मैं इसको ऊपर करता हूं, इतना नोट कर चुके होंगे आप, और मैंने कुछ और ज्ञान भी दिया जो आपके बड़े काम आएगा। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए यहां आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कंसीडर टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स। हॉलो कंसेंट्रिक का मतलब फुटबॉल है, S1 एंड S2। यहां पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए S1 है और ये बाजू बाहर वाला S2 है बेटा जी, ये दिस इज S2 लिखा है, दिख रहा होगा, फिर भी मेरी आदत है जबरदस्ती करने की तो वो कर रहा हूं। तो S1 S2 इनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 4Q रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। 2Q S1 के अंदर है, दिख रहा होगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, और 4Q यहां लिखा हुआ है, इतना छोटा लिखना मुश्किल है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। ठीक है, तो पहले वाले में फ्लक्स निकालते हैं, S1 के थ्रू कितना होगा। S1 की तरफ जो गॉस साहब बोलते हैं वो Q इनसाइड कितना है, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में। अब यहां पे फ्लक्स थ्रू S2 बता दो, तो बोलो यहां पर Q इनसाइड कितना है, हाँ दिखा ना, Q इनसाइड 4Q नहीं है, 4Q प्लस 2Q, वो भी तो इसी के अंदर ही है, तो 2Q प्लस 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का रेशियो अगर निकाले आप phi S1 अपॉन S2, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काट पीट दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। बहुत प्यार से नंबर 2 की सिचुएशन देखते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। अब इसके अंदर हमने ना यहां पर एक मीडियम भर दिया जिसका एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इन द प्लेस डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन, तो हमें कुछ नहीं करना, जो phi1 डैश होता है वो S1 के लिए 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम हो जाता है, और हम ये जानते हैं कि एप्सिलॉन R की वैल्यू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम को कभी कभी केवल एप्सिलॉन से भी लिख दिया जाता है, जो आपको पता होगा ही या होना चाहिए। तो यहां पर 2Q एप्सिलॉन M की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R कहा जा सकता है। तो ये आप आंसर सेकंड वाले का आ गया। तो इसमें कोई परेशानी नहीं, बड़े प्यार से इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट करें। अगला सवाल लेते हैं जो आगे की चर्चा करेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आप इसको नोट कर चुके होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, आइए। ये तार फंस रहा है, थोड़ा मैं हटा लेता हूं, नहीं तो निकल जाएगा सर से भी। तो ये आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q at a distance r is E. Then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, ये इसका जो रेडियस है r है, with total charge q at a distance r by 2, और जहां पर r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो r by 2 भी ग्रेटर देन r होगा। तो यहां पर यहां कहीं पॉइंट है जो r डिस्टेंस दूर है, वहां पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताना है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर K 2Q अपॉन R स्क्वायर गिवन था। क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, तो E डैश की वैल्यू भी वैसे ही एक्ट कर जाएगी, KQ अपॉन R बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 4KQ अपॉन R स्क्वायर। अब E अपॉन E डैश कर दीजिए, और आप देख पा रहे हैं कि यहां मैं लिख देता हूं K2Q अपॉन R स्क्वायर, अपॉन करके पलट के लिख दो, ज़्यादा आसान रहता है। R स्क्वायर 4KQ 1 अपॉन 2। तो E की E डैश कितना आ गया, 2E के बराबर। ये आंसर आ गया यहां पर। अच्छा, एक ट्विस्ट अगर मैं दे दूं इस सवाल में, अगर मैं ये बोल दूं, कलर बदल लूं पहले, कि ये जो R है ये लेस देन R है शेल के लिए, तो इन दैट केस क्या होगा, इफ बता सकते हो कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, कि आपके हिसाब से अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो जाए, यहां पे तो ज्यादा दे रखी थी, अगर ये स्मॉल r कैपिटल R से कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैं यहां बोल नहीं रहा हूं, उम्मीद करता हूं पढ़ने वाले बच्चे इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। बता नहीं रहा हूं, मेरा मन कर रहा बता दो, लेकिन आप इतना तो जानते ही होंगे। खैर, आप नोट कीजिए और रिप्लाई करिएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इस पे आपको करना है कमेंट, आपके हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूं जिससे आप देख सकें, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको मैं यहां कहीं रोक देना उचित रहेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है अगला क्वेश्चन, और यहां पर बोला है स्मॉल मेटल स्फेयर कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू। ये मेटल स्फेयर है और इस पे चार्ज प्लस क्यू है। ये प्लस क्यू आपको दिख ही रहा होगा, ये जो लिखा है, 2Q मत समझ लेना। प्लस क्यू is located at the center of a spherical cavity inside a large uncharged metallic spherical shell। ये स्फेरिकल एक शेल है, शेल का मतलब फुटबॉल ही समझ लीजिए, बस उसकी परत है मोटी सी, ये इनसाइड वाली परत या आउटसाइड वाली, उसके अंदर सेंटर पर ये रखा गया है। यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2। अब इस P1 ये पॉइंट है और P2 यहां है, इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो देखिए P2 पे तो आप बिना कुछ सोचे ही लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 विल बी 0, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। ठीक, तो मैं EP2 तो सीधे ही लिख देता हूं विल बी 0 इनसाइड द कंडक्टर।
और इनसाइड द कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये हमको और आपको पता है। अब हम P1 का जिक्र कर रहे हैं, तो P1 के लिए क्या करो, एक आप गॉसियन सरफेस ले लो, ऐसे स्फीयर, और उसकी वैल्यू लिख दो यहां पर, काम खत्म हो जाएगा। मतलब फॉर P1 आप क्या करोगे, टोटल फ्लक्स कितना रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डॉट ds, तो यही फ्लक्स की वैल्यू होती है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स, ये कितना आ गया आप जानते ही, E डॉट ds करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सब प्रूव कर चुके हैं आप। तो E लिखेंगे इंटू टोटल एरिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है पूरे स्फीयर का, जो आपने यहां से यहां तक का R मान लिया है। तो ये वैल्यू हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया एट P1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री कैसे एंगल होता है ये आप पहचानते हैं, फिर भी मेरे मन में आया कि मुझे बता देना चाहिए, रिस्क लेना ठीक नहीं है। जानते हैं वैसे आप, ये स्फीयर है ना, तो यहाँ से कोई चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड होती हैं, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों का डायरेक्शन तो थीटा 0, यही चीज़ यहाँ हो जाएगी थीटा 0, तो हमेशा हम थीटा 0 होगा, थीटा 0। तो थीटा 0 होने की वजह से जो कहानी होती है वो एक ही डायरेक्शन में इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये समझ पाए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले प्रश्न को हैंडल करेंगे। तो यहाँ रोकना चाहिए मुझे कहीं, ये आप इसको नोट कर लीजिए, पूरी चीज़ लगभग आ रही है, स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट किए होंगे, और इसके आगे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये आप नोट कर पाए होंगे। चल दें अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सरल। लिखा है टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 बड़ी है सिग्मा 2 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर, write the magnitude and direction of the net electric fields in the region marked 2 and 3। अच्छा 1 का तो पूछा ही नहीं इन्होंने, बहुत अच्छी बात। तो ये 2 नंबर यहां है और 3 नंबर यहां है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सेकंड नंबर में ये पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इससे अवे दूसरा, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो E क्या होगा, E एट सेकेंड प्लेस, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते ही हैं कि इनफाइनाइटली प्लेन शीट होती है, उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, तो आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा 2, और इसकी वैल्यू लिख किधर से डायरेक्शन होगा, अलोंग शीट 1 to 2, 1 से 2 की तरफ, क्योंकि E1 बड़ा होगा, क्योंकि सिग्मा 1 उसके लिए बड़ा है। नंबर 2 बात करते हैं 3 वाले पोर्शन के लिए। 3 में आ गए तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1 और इससे बनने वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बात पकड़ में आई होगी। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अलोंग या अवे फ्रॉम शीट 1 and 2, अवे
फ्रॉम राइट साइड लिखते हैं, वे राइट साइड फ्रॉम बोथ द शीट्स। बस ये काम खत्म हो गया। और देखिए कितने आसानी से इसको आप कर पाए। नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन बेटा ये सवाल आपके यहाँ पूछा बहुत जाता है। बड़े प्रेम से आप इसको कर भी पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सवाल है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मंडराते रहते हैं, वैसे हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे अपने आप भी, लेकिन मैंने कहा जब करा ही रहा हूं तो ये क्वेश्चन और सही, क्योंकि एग्जाम में तो आया ही हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, ई एक्स की वैल्यू दी है, ये अल्फा है, अल्फा एक्स, और ई वाई है 0, ई जेड है 0, इन विच अल्फा इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक। द चार्ज विद इन द क्यूब, ए की वैल्यू 0.1 मीटर है। यहां पर ये डिस्टेंस शायद साफ नहीं दिख रही है आपको, ये ए है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां ए लिखा है, लेकिन शायद आपका दिमाग न पकड़ पाए, इसलिए मैंने लिख दिया। तो फ्लक्स निकालने की बात करते हैं। अब ये मेरे पास क्यूब यहाँ शायद है नहीं इस समय। आप कोई बॉक्स लेंगे तो बॉक्स में भी क्या है, मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको 2, और बाकी जो 3 4 5 6 साइड्स है ना, वो 3 4 पीछे वाली, 5 आगे वाली, 6 नीचे वाली। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए लिखा है अल्फा एक्स, एक्स की डायरेक्शन में, एक्स का मतलब ऐसे, अल्फा एक्स है ना, ई वाई ई जेड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एरिया वेक्टर, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए 0 हो जाएगा यहां पर जाने वाला फ्लक्स। ऐसे ही फ्रंट की बात करेंगे जब ऐसे, तो यहाँ का यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी खत्म। ऐसे ही चारों में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेंगे, तो कोई फ्लक्स उसमें मिलेगा ही नहीं। तो मैं लिख देता हूं फ्लक्स फ्रॉम 3, फ्लक्स फ्रॉम 4, फ्लक्स फ्रॉम 5, फ्लक्स फ्रॉम 6 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू आपस में 90 डिग्री आई। बात को आप समझ पाए। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये एरिया वेक्टर लिखा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो ये नंबर 2 है, तो थीटा लिख देते हैं 0। सॉरी, यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। समझ गए पूरी कहानी रामायण। तो जब आप टोटल फ्लक्स लिखते हैं, जिसमें E डॉट ds लिखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही 1 2, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। अब ये जो बाकी ये पूरी कहानी थी, ये तो 0 हो चुकी, यहां से हम दिखा चुके हैं। इन दोनों की चर्चा करते हैं। 1 में E डॉट ds प्लस E डॉट ds, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, फर्स्ट वाली पोजीशन पे, जो फर्स्ट इसको बोला है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा इंटू ए, यानी अल्फा एक्स। तो मैं अभी अल्फा एक्स की जगह ए लिख देता हूं। और एरिया वेक्टर कितना है, यहां पर कहीं ए दे रखा है क्यूब का 0.1 मीटर, तो एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये मैं अभी ए स्क्वायर लिख के चल रहा हूं, बाद में सेट कर दूंगा। और कॉस 180 डिग्री, यही कहानी यहां हो जाएगी। अल्फा यहां पर हो जाएगा, देखिए ई ए एक्स है तो 2a आ जाएगा। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2a ये और a ये, यानी 2a। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना 2a, इस x की जगह 2a लिखा, अल्फा इंटू 2a।
और एरिया वेक्टर था ए स्क्वायर, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, और कॉस 0 डिग्री। अब आगे अगर हम लोग चलें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा है 400, तो 400 माइनस के साथ माइनस 400 ए क्यूब, अल्फा 400 पुट कर दिया है। आगे चलते हैं तो अल्फा 400 और डबल करके वैल्यू आएगी 800 ए क्यूब, तो नेट रिजल्ट इसका क्या बनेगा 400 ए क्यूब, और 400 लिखिए, और ए क्यूब का मतलब है 0.1 का क्यूब, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। 0.1 का क्यूब करेंगे 3 0 मारेगा। ठीक, अब क्या है, द चार्ज विथ इन द क्यूब, ये वही कहानी जो रामायण हम लोग कहते आए हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 2 लिख देता हूं इसको, बाई गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हमें मालूम है कि फ्लक्स Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इनसाइड का मतलब फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड कितना आया 0.4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो करीब 8 चौक 32, ये मतलब 3.540 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम, ये इसका चार्ज इनसाइड आ गया। ये इस तरीके से हो जाता है। मैं हटता हूं और स्क्रीनशॉट आप देख भी लीजिए एक बार, आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिखाता हूं जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर पाएं, और आप ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए कर सकता था, मैंने किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें जिससे पुख्ता हो जाए हमारी प्रैक्टिस, तो अरविंद एकेडमी का ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके स्टोर सेक्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से सीरीज है, उसको ले लीजिए, इसके साथ वो भी लगा लीजिए, आपका काम 100% बन जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है ना। और इसका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्या बोलते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना फ्री है। यही रहा अरविंद एकेडमी ऐप जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसका ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप लगाकर सुपरलेटिव डिग्री की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, पसंद आया तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, और अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करना है जिससे उसको मिले पॉजिटिव कंटेंट, गुड क्वालिटी कंटेंट, अरविंद सर को मिले पॉजिटिव मोटिवेशन कि आपके लिए मेहनत कर सकें। आपकी तरफ से अरविंद सर को होगी ये गुरु दक्षिणा जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।